सभी को इसमें हम लोगों ने जो पढ़ रहे थे आगे का सिलसिला जो है 12th क्लास के पॉलिटी चैप्टर नंबर 4 का आज हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। हम लोग ऑलरेडी लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 कर चुके हैं, वो भी डिटेल डिस्कशन के साथ। तो अब हमें स्टार्ट करनी है 3। सो लेसन 4 जिसमें भारत के विदेशी संबंध कैसे हैं, क्या हैं, इसके बारे में इसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन हम यहाँ पर ले रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, सटीक है। तो हम लोग बिना देरी किए हुए अब हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन यही है कि अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा होता है तो आप ज़रूर हमें कोऑपरेट करेंगे कि हम वीडियो बना सके। तो आप कोऑपरेशन में इतना ही है कि आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में सारे का आंसर देना सुनिश्चित करेंगे, वो भी हमारे बोलने से पहले। अगर कर देते हैं तो समझिए कि अब बहुत बेहतर आपका क्वेश्चन आंसर चल रही है। साथ ही साथ अगर किसी को है नया तो उसको सब्सक्राइब करवा दीजिए और ज़रूर शेयर कर दीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। कहता है इसमें भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है। हमारे भारत में राष्ट्रपति पद पर अगर हमें निर्वाचित होनी है, अगर हमको इलेक्शन लड़ने हैं तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपके क्वेश्चन पूछी गई है। तो जल्दी से इसका ऑप्शन देंगे। ऑप्शन है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 45 ईयर्स। अब कहते हैं इसमें से कितना है राष्ट्रपति। अब आप जानते हैं कि इसकी आंसर हो जाएगा 35 ईयर। अब 35 साल तो हो गया, कौन कौन से ऐसे पद है जिसका न्यूनतम आयु 35 साल है। तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति की पद, उपराष्ट्रपति के पद। ठीक है, ये दोनों जो पद हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, ये हमें 35 साल से कम उम्र वाले के नहीं होता है। 35 साल से आपकी ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, तभी आप उस पद के उम्मीदवार के लायक हैं, नहीं तो नहीं। जैसे इसी में आपको समझा भी देते हैं कि अगर कोई कहेगा राज्यसभा में कितने चाहिए, एक मिनिमम एज कितनी, न्यूनतम आयु, तो उसका होता है 30 साल। लेकिन अगर कहेगा लोकसभा के लिए तो उसका होगा 25 साल। तो आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन पूछते हैं, प्रधानमंत्री होने के लिए, यानी प्रधानमंत्री जो लोकसभा से जो होंगे, ठीक है, तो उनके लिए कितना एज चाहिए, तो कम से कम 25 साल होना चाहिए। मुखिया के लिए कितना होगा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और जिसका आंसर सही होगा हम उसे हार्ट दे देंगे। ठीक है, और या तो हम कमेंट बॉक्स में आंसर पिन भी कर देंगे। तो आपके क्वेश्चन क्या है कि मुखिया के चुनाव को लड़ने के लिए, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए हमें न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछी गई। आप सर्च करके चाहे कहीं से भी आप क्वेश्चन को ज़रूर भेजेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पहले बताइए भारत के ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे और कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ताशकंद समझौते करने के लिए गए थे और उनका आकस्मिक वहाँ मृत्यु भी हो जाती है। उनका भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अनुसार पूछा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो राष्ट्रपति थे जो 1966 में ताशकंद गए थे ताशकंद समझौते के लिए, वो कौन से थे। ऑप्शन ए है परवेज़ मुशर्रफ, बी है जनरल जिया उल हक, सी है अयूब खान और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन से ऑप्शन आपके सही होंगे। तो इसके लिए ऑप्शन तो आपका सही हो जाएंगे अयूब खान, और इन्हीं का श्रेय है ना जो परमाणु बम जो बनाया गया है पाकिस्तान में, यही अयूब खान है। ठीक है, अब भारत के बारे में अगर आपको यहाँ पर बताई जाए तो ताशकंद में गए थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म होता है 2 अक्टूबर को। जिस दिन गांधी जी का जन्म होता है उसी दिन होता है 2 अक्टूबर। सिर्फ फर्क किसका होता है, एज, उम्र का, यानी कि ये जो सन होता है ना उसका। अब यहाँ पर जो थे ये लाल बहादुर शास्त्री, ये हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे और इन्हीं का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है ताशकंद में। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 3 में। कहता है बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। एक बात आपको बताते हैं, हम लोग अपने बुक में और सारे बच्चे को ये सिखाते हैं कि बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ और ये पाकिस्तान का डिवाइड होकर के हुआ। तो क्या ये पाकिस्तान भी ये पढ़ाता होगा? बिल्कुल नहीं। वो अपना इस नाकामी को छिपाता है और वो नहीं पढ़ाता वहाँ के बच्चों को। उसके किताब में कहीं लिखता ही नहीं है कि बांग्लादेश भी हमारा पार्ट था। ठीक है, और हम 1971 में हारे थे, ये कभी नहीं बताता।
ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछी गई कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो बता सकते हैं? तो इसके आंसर बताइए। ऑप्शन ए है 1970, 1971, 1972, 1973। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देंगे 1971, इसका सही जवाब है। आपसे क्वेश्चन हम ये भी पूछ रहे हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई थी, जो पिछले वाले में हम बताएं, इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा था, और ये आपको बताना कितने सालों तक वो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा सफल परमाणु परीक्षण। अगर पहला कहता तो इसका ऑप्शन ही चेंज हो जाती। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? ऑप्शन ए 1971, बी 1974, सी 1980 और डी में आपका है 1998। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात बताता हूँ। पहला अगर परमाणु परीक्षण की बात बताता, और ये किया गया था इसरो के द्वारा, जिसका एक प्रोग्राम चलाया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या चलाया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। और वो चलाई गई थी कब? 1974 में। तो पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था भारत के द्वारा 1974 में किया गया था। इस वक्त जो थी इंदिरा गांधी की सरकार थी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो आपका है दूसरा सफल परमाणु परीक्षण का, और ये कब हुई थी? 1998 1999 के दशक में। ठीक है, जिसमें हमारा प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और इनका कौन था? शक्ति कौन था? ये मिशन शक्ति के तहत ये करवाया गया था द्वितीय परमाणु परीक्षण, जो कि भूमिगत था। ठीक है, और इसके बाद ही हम अमेरिका ने हमारे देश पर पूरा सैंक्शन लगा दी, इतना ना कि हालत ख़राब हो गया। हमारे वो लोग यहाँ पर भारत को मदद किए जो रिमिटेंस देते थे, जो विदेश में रहते थे, और वो विदेश में कमाते खाते सब कुछ, और पैसा कहाँ भेजते? भारत में। वही हमारे देश के लिए रीढ़ की हड्डी का साबित हुए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। दूसरा पूछा था तो 1998, लेकिन पहला पूछा तो 1994 हो जाता, 74 हो जाता। कहता स्वतंत्रता के बाद भारत अपने नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया? पहली बात बोल रहा है क्वेश्चन में कि स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन, अपनी नीति को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किन नीतियों को महत्व दिया? पहला, जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना किया था। अगर हमको आगे बढ़ाना है देश को, तो जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना किया था। दूसरा, भारतीय समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच समन्वय मतलब कि संबंध स्थापित किया था। भारतीय समाज व्यवस्था और अभी के जो समाज व्यवस्था है उसके दोनों के बीच में संबंध स्थापित किए। तीसरा, हम लोग क्या थे? वसुधैव कुटुंबकम। ये जो है ना, कहते हैं ना कि हम अतिथि देवो भव, ये किसको से हुआ? तो वसुधैव कुटुंबकम, जो कुटुंबकम होते हैं, इनके सूत्र से। तो भारत जो है ना स्वतंत्रता के बाद यही तीन जो रूल थे, इन तीनों को अपना करके अपने नीतियों को आगे बढ़ाया, और अभी तक बढ़ाता आ रहा है। और भारत अभी देश में विदेशों में अपना नाम कमा रहा है। तो इसकी ऑप्शन जो सही हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे कि विदेश नीति में क्या होगा, क्या वहाँ पर फैसला लिए जाएंगे, कैसे, कौन सा राज्य मानेगा नहीं मानेगा, हम उसको पर कैसे लगाएंगे, ये सब चीज़ें कही गई है। तो किस अनुच्छेद में कही गई है? आपको मैं हिंट के तौर पे बता सकता हूँ कि संघ जो स्टार्ट होती है उसके जस्ट पहले अनुच्छेद है। दूसरी बात, एक ऑप्शन और भी देता हूँ कि उसी का काम में हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य मैं पूछ रहा हूँ, मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य है। तो इसका ऑप्शन बताइए। 19, ऑप्शन बी मतलब 20, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 51। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। 51 के काम में ही जो है ना, ये भाग 4 का कहलाता है। ठीक है, अब इसमें मौलिक कर्तव्य है, जो कि मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं, जिसमें 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो कि पनिशमेंट मिल सकता है। अगर आप इसके अनफॉलो करते हैं या फिर इसको डिसऑबे करते हैं, अवज्ञा करते हैं, आप इसका अवहेलना करते हैं, तो 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिनको पर आपको सज़ा भी सुनाई जा सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ करके आएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन से मौलिक अधिकार 4 हैं जिनको पर
जिनको पर हमें क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? किस आदर्शों का वर्णन है 51 तक? पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। हाँ, ये एकदम बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय से जो भी होता है, विदेश नीति होता है, ये सब हमारा 51 में ही लिखी गई है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो सही है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए। दूसरा, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध। हमें दूसरे राज्य, अगर दूसरे देश हैं, उनके साथ हम न्यायपूर्ण यानी बढ़िया से ही, यानी न्यायपूर्वक और सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक हम उसके साथ संबंध बनाएंगे। फिर तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना, ये भी हमारे अनुच्छेद 51 के तहत ही होती है। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन जब सही है तो मेरा मेन ऑप्शन आंसर कौन हो जाता है? डी, उपयुक्त सभी। कहता है इसमें कि 8 नंबर क्वेश्चन में भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है? भारत विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य इसमें से कौन सही है, ये आपको आंसर देना है। पहला, विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य, बहुत सारे लक्ष्य होंगे। तो सबसे पहले देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियों को जुटाना, ये तो सही होगा ना कि विदेश नीति, हम आखिर विदेश नीति को क्यों रख रहे हैं? ताकि हमारे देश में, देश के विकास के लिए जो भी साधन चाहिए, जैसे हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं था सोलर प्लेट का, तो हम लोग कहाँ से मिल गया? यूरोपिया से मिल गया। तो हम आखिर जो विदेश नीति जो रख रहे हैं बढ़िया, क्यों रख रहे हैं? ताकि हमारे देश में क्या हो जाए, विकास के लिए जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं वो हमारा आसानी से प्राप्त हो जाए। दूसरा, विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना है। ये नहीं कि अब मान लो कि यूक्रेन और रशिया जो दोनों, यूक्रेन और कौन लड़ लिया? ईरान। अभी यूक्रेन और कौन लड़ रहा था? हमास, ठीक है। अब दोनों के साथ भारत की नीति बढ़िया थी। अब बताइए कि अगर दोनों किससे बढ़िया था, दोनों में से किसी एक तरफ अगर भारत चला जाता तो दूसरा तो नाराज़ हो जाता। तो हम कह सकते थे ना कि भाई ऐसा करो, हम न्यूट्रल रहते हैं, तुम दोनों लड़ो, जब ठीक ठाक हो जाएगा तो फिर हम व्यापार वगैरह सब करेंगे। यानी विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से हम क्या बना कर रखेंगे? दूरी, कि हम उसमें उलझ नहीं जाएंगे। देखिए, चाइना बहुत चालाक है, अमेरिका बहुत, ये कि अमेरिका चाहता है कि चाइना जो आगे बढ़ उसको रोके। तो अमेरिका चाहता है किस तरह से चाइना को युद्ध में उलझा दे, लेकिन चाइना बहुत चालाक है, वो कभी युद्ध में नहीं उलझेगा, कभी नहीं उलझेगा, ठीक है। और वो इस बात को चाइना भली भांति जान गया, इसलिए वो सब अपना बजट पे भी ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं और ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि वो लड़ाई झगड़े पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ पावरफुल बनते जा रहे हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़ा कभी वो करेगा नहीं, क्योंकि अपना इकोनॉमी को डाउन नहीं करना चाहता है। फिर ऑप्शन इसका कितने आंसर हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा डी, कि प्रवासी भारतीयों के हितों में भी क्या करेगा? अच्छा, जब ये दो ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। तो प्रवासी भारतीयों के हितों को भी रक्षा करना, ये भी विदेश नीति है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? अब विदेश नीति का फिर से प्रमुख लक्ष्य है। पहला, नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास करना। अगर विदेश नीति कर रहे हैं तो हम बताइए कि भारत में अगर देखें मेजोरिटी में हिंदू है, लेकिन अगर यूएई में चले, यूएई में इसमें ज़्यादा हमको क्या दिखेगा? मुस्लिम। ईरान मुस्लिम, इस तरह से। लेकिन सब में तो देश हमारा क्या है? सभी देश से हम लोग व्यापार करते हैं, बहुत अच्छा संबंध है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर कास्टिज्म करते, जातिवाद करते, तो क्या आज हमारा यूएई से संबंध बढ़िया होता? नहीं ना। तो बताइए, नहीं है। इसका मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग नस्लीय भेदभाव नहीं रखे, समाप्त कर दिए। दूसरा, मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास किए कि कोई भी अगर विदेशी हमारे भारत में आते हैं तो हम उनके अधिकार को रक्षा करेंगे कि मानव एक इंसान है, ठीक है, इंसानियत के नाते जो भी होता है हम उसे करेंगे। जैसे कि अब मान लो कि किसी को जेल में लाएं और जेल में पकड़ने उसको पूरा मार धार करा, तो भाई वो तो मानवाधिकार हो गया, ठीक है, वो मानव अधिकार के विरुद्ध हो गया। तो इस पर क्या हो जाएगी कि मानव अधिकार की हम रक्षा नहीं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर देखी जाती है कि कोई भी आदमी अगर हमको जेल में आ जाता है तो उसे आदरपूर्वक तो नहीं, लेकिन जेल में लाकर उसे पीटा नहीं जाता है, जेल में रखता है। उसके बाद खाना पीना, रहना सोना सब के लिए उसकी व्यवस्था करवाती है।
फिर उपनिवेशवाद का विरोध करता है। उपनिवेशवाद मतलब कॉलोनी है, जैसे कॉलोनी का मतलब क्या हुआ कि आज बताइए भारत और भूटान के बीच में देश में दोनों में संबंध बहुत अच्छा है, लेकिन भूटान को देखिएगा ना तो भूटान सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए ही उपलब्ध है। मतलब कह सकते हैं कि भारत से ही वो बहुत ज़्यादा मदद लेता है। क्या ये भारत का सैनिक उसमें है, लेकिन क्या भारत उस पर अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करता है कि नहीं ये मेरा भूटान हो गया, ये हम भूटान को कब्जा कर लेंगे? ऐसा कभी भी नहीं करता है। अगर ऐसा जिस दिन हो जाएगा ना तो ये उपनिवेशवाद कहला जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि भारत यानी कि ऐसा जो है विदेश नीति भारत का ऐसा है कि वो उपनिवेशवाद को भी क्या करता है, विरोध करता है। तो हम तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो इसका सही जवाब हमारा कौन हो जाएगा? डी, उपयुक्त में सभी। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? भारतीय विदेश नीति के निर्माता यानी विदेश नीति भारत में जो बनाए थे वो कौन थे? ऐसा किनको जाना जाता है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए इन दोनों का डेथ अर्लियर बहुत पहले हो चुकी थी, तो विदेश नीति जब तक बनता तब तक ये दोनों थे ही नहीं। ये थे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जब थे तो ये राष्ट्रपति का जानते हैं कि भारत में उनका कोई भी महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पावर उतना है नहीं। सिर्फ पावर किसका? साइन का। और साइन जो करते हैं वो किनके आधार पे? मंत्रिमंडल पे। और हमारा जो मंत्रिमंडल का सदस्य कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके तरह से आप आंसर मार सकते हैं कौन सा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? दक्षेप के स्थापना के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद, स्वेज नहर विवाद के बाद, उपयुक्त सभी घटनाओं के बाद। देखिए स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? 1869 में। और शीत युद्ध जो हुआ था ना 1985 के लगभग में हुआ था। और 1985 के लगभग में ही विघटन हुआ था किसको? सोवियत संघ को। इसने कितने राज्यों में बट गया? कितने देश में? 15 अलग अलग देशों में ये बट गया था। तो हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध जो है ना उस समाप्ति किस घटना के बाद हुआ? जब ये विघटन होगा सोवियत संघ का कितने देशों में? 15 देशों में। अब आपसे ये कमेंट बॉक्स में पूछना है कि पुर्तगाल बताइए कि पहले सोवियत संघ का वो एक राज्य होता था या फिर अलग पहले से देश था? तो आप जब देखोगे तो इसका आंसर बताना। तो हम बता देते हैं कि पुर्तगाल जो था उस सोवियत संघ का ही पार्ट था। यूक्रेन जो था सोवियत संघ का ही पार्ट था। उज्बेकिस्तान जो था सोवियत संघ का पार्ट था। तो ये सब किसके थे? सोवियत संघ का पार्ट। आपसे एक क्वेश्चन हम लोग छोड़कर जाते हैं कि 1869 में जो स्वेज नहर का निर्माण हुआ ये किन दो सागरों को जोड़ता है? ठीक है, अब ये बताता हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार से उसका शेप है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर समुद्र है और आपको यहाँ से देखोगे तो यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला यहाँ पर ये आपका सागर का नाम बताना है कि ये कौन सा सागर है और ये कौन सा सागर है। ये जो जगह है ना यही आपका है कौन सा? स्वेज कैनाल। यही कौन सा है? स्वेज कैनाल। और आपसे पूछा गया है कि 2 ऑप्शन कि अफ्रीका के ऊपर में कौन सा महासागर है और नीचे में कौन सा महासागर। तो देखिए आप इसको हम आंसर बताएंगे लेकिन बाद में। चलिए छोड़े बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये है भूमध्य सागर और ये आपका है लाल सागर। दोनों को जोड़ती है कौन सा? स्वेज नहर। ध्यान रखेंगे। G20 के संस्थापक देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है? G20 नामी है ग्रुप ऑफ 15 कंट्री, यानी 15 देश के जो सम्मिलित हैं, यानी कि उन्हीं के 15 देश मिल करके ही G20 का ही स्थापना किए थे। तो इसकी ऑप्शन कौन हो जाएगी? 15। अब ये देखना शुरुआत करते हैं कि आखिर ये 15 देश थे ना तो कौन कौन से देश थे। ठीक है, अब ये कौन कौन देश में हमारा एक भारत तो जरूर रहेगा। तो 15 देश के समूह में यानी कि G15 के सदस्य देशों के नाम रहे कौन सा? अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, जमैका, केन्या, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, सेनेगल, श्रीलंका, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे। ये 15 जो देश हैं यही 15 देशों ने मिल करके किसको बनाया था? G15 बनाए थे। G15 की स्थापना सितंबर में किए गए थे 1989 में। तत्कालीन यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में हुई थी। यह एक अनौपचारिक मंच है। इसका मकसद था विकासशील देशों के बीच निवेश, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में
सहयोग को बढ़ाना है। इसके अलावा G15 का मकसद था गुटनिरपेक्ष देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। गुटनिरपेक्ष देश उसको कहते हैं जो किसी देश को सपोर्ट पूरा मतलब खुल करके नहीं करता कि हम तुम्हारे साथ हैं। सारे गुटबंदी यानी गुट से यानी ग्रुप से अलग रहना चाहता है कि हम किसी के साथ नहीं। जैसे आज बताइए कि नाटो एक ग्रुप बना लिया तो सब क्या है, एक गुटबंदी हो गया। तो हम कहते हैं गुट निरपेक्ष रहेंगे, गुट के एकदम विरोध करेंगे कि हम गुटबाजी नहीं करेंगे। और जानकारी विकसित करना भी है। इस जानकारी को फिर अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि विश्व व्यापार संगठन WTO और 8 अमीर औद्योगिक देशों के समूह यानी G8 के सामने क्या करते हैं, ये हम पेश करते हैं कि हमको ये सब चीज़ चाहिए, आप क्या इतना ये सब चीज़ को भरीपूर्ति कर पाएंगे। और किसको से पूछाती है, G8 कंट्री से। ठीक है, तो G8 कंट्री में ग्रुप ऑफ 8 कंट्री होते हैं। ठीक है, पहले था 8, जैसे ही क्रीमिया पर आक्रमण किया 2014 में कौन, रसिया, और रसिया ने क्रीमिया को हड़प लिया और तब से ये क्या हो गया, G7 कंट्री हो गया। कहता है निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य है। अमेरिका, गलत बात। चाइना, ब्रिटेन, गलत बात। चीन, गलत बात। आंसर कौन सा होगा, भारत। अपना भारत G15 का देश है। कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था। शासनकाल गलत है नहीं बोलना, किस प्रधानमंत्री के समय में हुआ था, इन काल में हुआ था। कोलकाता और ढाका यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच में बस यात्रा। ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, HD देवगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल। तो इसके आंसर हो जाएगी HD देवगौड़ा। यही प्रधानमंत्री थे भारत के और इसी बीच बांग्लादेश और भारत के बीच बस शुरुआत की गई थी। फरक्का गंगा जल बंटवारा विषयक समझौता किन 2 देशों के बीच है। फरक्का जो है ना बिहार में पड़ता है। ठीक है, जो फरक्का गंगा जल जो बंटवारा है ये किन 2 देशों के बीच है। भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल। तो इसके आंसर कौन हो जाएगी, जब गंगा नदी है तो गंगा नदी किस देश में जाती है, पाकिस्तान में कि बांग्लादेश में। तो आंसर आएगी बांग्लादेश में, इसलिए इसका आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। दिल्ली लाहौर, अब दिल्ली से पाकिस्तान भी बस चालू की गई थी और इस बस में बैठ कर गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। अब आप दिमाग लगाए कि अटल बिहारी वाजपेयी कब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, 1999, 2000, 2005, 2006। तो आंसर हो जाएगा 1999 में। दिल्ली से कहाँ तक बस चलाई गई थी, लाहौर तक। पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आज़ाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर है, यानी कि जिसको आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान कहता है और हम लोग उसको कहते हैं POK, कितना वर्ग किलोमीटर में है। 32,000 वर्ग किलोमीटर, 36,000 वर्ग किलोमीटर, 40,000 वर्ग किलोमीटर या 25,000 वर्ग किलोमीटर। तो इसके आंसर हो जाएगी 32,000 वर्ग किलोमीटर में उसका एरिया फैला हुआ। और ये वाला एरिया अभी कौन रखा हुआ, पाकिस्तान, लेकिन भारत इसे लेकर के ही मानेगा। भारत का पहला अंतरिक्ष कौन था, इसका आंसर दीजिए। आर्यभट्ट प्रथम, भास्कर प्रथम, रोहिणी प्रथम, इनसेट A। तो इसकी आंसर हो जाएगी आर्यभट्ट। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट था। यह एक प्रायोगिक उपग्रह था। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन और बनाया भी था। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत कॉस्मोस 3 यानी कि ये आपका रसिया का रॉकेट था, इसको से लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में जानकारी, इसका वजन 360 किलोग्राम था। इसकी परिक्रमा 563 गुने 619 किलोमीटर थी। इसका झुकाव 50.7 डिग्री था। इसका संचार VHF बैंड पर होता था। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन कौन सा था, गगनयान, जिसमें यान पर मानव जाएंगे। भारत की योजना है कि 2025 साल में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाए और फिर वहां से रिटर्न लाया जाए, और ये मिशन का नाम क्या है, गगनयान। ठीक है, अब पहला यान अगर देखेंगे तो कौन सा है, आर्यभट्ट। इसमें मानव नहीं जाते थे, सिर्फ कौन जाता था, सैटेलाइट। अब क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया। अब इसका आंसर देख लिए थे 1975 में। अब एक क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत में सम्मिलित हुआ था 1975 में। आप इसका जवाब आंसर बॉक्स कमेंट बॉक्स में देंगे।
एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? एक ध्रुवीय विश्व जो है किस देश का प्रभुत्व का परिचायक है? अब ध्रुवीय क्या होता है? ध्रुवीय व्यवस्था से तात्पर्य होता है कि जिसमें पूरे विश्व में केवल एक ही शक्ति सर्वोपरि होगा, एक ही देश सर्वोपरि होगा। ये किस देश का कहना है? ये सब लोग जानते हैं, अमेरिका का कहना है। अमेरिका देश ही कहता है कि हमारा जो कहेंगे सो बात मानना पड़ेगा। ऐसे भी कही जाती है, अमेरिका का छींक लगा नहीं इकोनॉमी में तो पूरा देश को, पूरा वर्ल्ड को सर्दी जुकाम हो जाती है सिर्फ एक छींक से। मतलब समझ, थोड़ा सा अगर डॉलर खराब हुआ तो समझिए पूरे विश्व में आर्थिक संकट भी आ सकती है। एक ध्रुवीय विश्व का व्यवस्था को उदय जो कारण क्या था, क्यों उदय हुआ? सबसे पहली बात, शीत युद्ध की समाप्ति हो गया था। रूस की कमजोर स्थिति थी क्योंकि वो 15 देशों में बढ़ चुका था। पूर्वी यूरोप में परिवर्तन होने लगा था, ठीक है। समाजवादी दंगों का पूंजीवाद में क्या हुआ था? परिवर्तन, कि समाजवादी जो लोग थे वो सब पैसे में बदल रहे थे, पैसा उसमें उनके पास आने लगे थे। नाटो का विस्तार हुआ था। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेड कौन है? अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का प्रभाव बहुत ज़्यादा, क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा देता है उसी का ना बोलबाला होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा किसका था? अमेरिका का। गुट आंदोलन के प्रभावी में कमी थी, ठीक है, क्योंकि अगर गुटबाज होते, ग्रुप में बन के रहते तो कोई देश एक आगे लीडर बनता नहीं ना। तो इस तरह से थे कि जब ग्रुप बंदी नहीं थे तो लोग तो सब अलग अलग हैं, और हम जानते हैं यूनिटी में पावर होती है, और यह यूनिटी था ही नहीं, इसलिए अमेरिका इस बात को सोचता था। कहता तनाव शिथिल का दौर कब शुरू हुआ? 1945 के दशक, 1960 के बाद, या 1970 के बाद, या 1980 के बाद। तनाव शिथिल, देखो जब देश में अलग अलग पार्टियां आने लगेगी ना तो तनाव बनेगी, और ये हुई थी कब? 1970 के बाद। कहता गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नेहरू जी ने। गुट निरपेक्ष, क्योंकि नेहरू जी का ही कहना था कि हम किसी ग्रुप में नहीं रहेंगे। दूसरा शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो इसके आंसर हो जाएगी कौन सा? नेहरू। कौन सा हो जाएगा? नेहरू। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऐसे भी इसको क्या कहते हैं? से मतलब कि कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? भारत को, ठीक है, यानी कि जो उपमहाद्वीप कहते हैं, महाद्वीप नहीं कहते हैं, उपमहाद्वीप, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसके कौन है? भारत। कौन है? भारत। कहता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM की संधि किस वर्ष हुई थी? 1975, 1972, 1978, 1956। तो इसकी आंसर जो 1972। ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? नीचे से उड़ता जाके हवा में मार करता है, इसको बोलते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें। कहता एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM या बैलिस्टिक रोधी प्रक्षेप पात्र बैलिस्टिक मिसाइलों का एक रोकने या नष्ट करने के लिए बनाई गई है मिसाइल रोधी प्रणाली है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है। इसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइलों से होने वाले खतरों से निपटने के लिए किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल परमाणु, रासायनिक, जैविक या पारंपरिक वारहेड को बैलिस्टिक उड़ान पथ पर पहुंचाने के लिए किया जाता है ताकि हम उसे दूसरे देश को ख़त्म कर सकें। भारत की कुछ एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जैसे पृथ्वी वायु रक्षा PAD। यह एक एंटी बैलिस्टिक हथियार है। इसका मकसद पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर से आने वाले कोई वारहेड को क्या कर देगी? नष्ट कर देगी, बाहर में ही मार देगी। एडवांस एयर डिफेंस AAD। यह एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मकसद है अंतर महाद्वीप वारहेड को 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी वायुमंडल में बेअसर कर देगा, यानी कि वहाँ भी मार देगा। साल 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की संधि हुई। इस संधि के तहत अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका गया था। क्वेश्चन है लास्ट में कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताएं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1948, 1949 या 1950 या 1951। तो इसकी आंसर हो जाएगी 1949। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वीडियो। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कर ही दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।